साल 2004 देश में 14वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समय से पहले ही 13वीं लोकसभा को भंग करके 14वीं लोकसभा का चुनाव कराए जाने का निर्णय ले लिया। देश में दो बड़े गठबंधन बने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो वहीं दूसरा गठबंधन था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी। पर उस वक्त उत्तर प्रदेश में दो सियासी दल ऐसे थे जो इस गठबंधन दोनों ही गठबंधनों से बाहर रहे, एक समाजवादी पार्टी और दूसरा बहुजन समाज पार्टी। इसको याद रखिएगा, ये वो किस्सा है जो यूपी की राजनीति में खासा दखल रखता है। शाइनिंग इंडिया और फील गुड जैसे नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी सहित सभी जो अपने इन नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, तो वहीं बाकी अन्य दल भी चुनावी मैदान में उतरे। 5 साल सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नतीजे आए तो उसे बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। फिर यूपीए जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी, उसको बहुमत मिला और यूपीए की सरकार बनी देश में। बहरहाल हम देश से प्रदेश की राजनीति की ओर लौटते हैं। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों वाली हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। हम विधानसभा के सफ़र की बात कर रहे हैं। विधानसभा के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सफ़र के पिछले अंक में हमने 13वीं विधानसभा की बात की थी कि कैसे उस समय सरकारें बनी थीं, कैसे गठजोड़ बने थे, कैसे पहले मायावती मुख्यमंत्री बनी, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जब समय आया तो मायावती ने इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर जोड़ तोड़ करके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। फिर उस मुख्यमंत्री बनने के बाद जब कल्याण सिंह और केंद्रीय नेतृत्व की अनबन हुई और उनकी अदावतें शुरू हुई, तो उसके बाद राम प्रकाश गुप्त, जो लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। फिर उनकी जो नाकामयाबी को देखते हुए राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। जिसके बाद साल 2002 में जब उस विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। ये जो बात थी वो 13वीं विधानसभा की बात थी। 14वीं विधानसभा की शुरुआत साल 2002 से हुई थी। साल 2002 में उत्तर प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चुनाव हुआ। सभी चुनावी दल जो है वो मैदान में उतरे। अब हम आगे बढ़ने के साथ साथ इनका जो आंकड़े थे उस पर भी नज़र डालते जाएंगे। 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई थी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में 103 सीटों पर विजय हासिल हुई, जो पिछले चुनावों से मिली 110 सीटों से 33 सीटें ज़्यादा थीं। नंबर 2 पर बहुजन समाज पार्टी रही थी। बहुजन समाज पार्टी को 98 सीटें मिली थी, इससे भी 32 सीटों की बढ़त मिली थी। फिर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जिसे इस चुनाव में केवल 88 सीटें मिल पाई थीं, जबकि पिछले चुनाव में इसे 156 सीटें हासिल हुई थीं। यानी पिछले चुनाव की अपेक्षा 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में 25 सीटें हासिल हुई थी। उस कांग्रेस पार्टी का भी इस चुनाव में नुकसान हुआ था। इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 33 सीटें हासिल हुई थी, यानी इस चुनाव में 8 सीटों पर उसे नुकसान उठाना पड़ा था। अजीत सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल को 14 सीटें मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में 16 निर्दलीय ऐसे थे जो चुनाव जीत करके और विधानसभा में पहुंचे थे। इस चुनाव का जब परिणाम आया तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। त्रिशंकु विधानसभा के चलते प्रदेश में पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया, फिर बाद में 3 मई 2002 को बसपा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और मायावती बनी मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल उस समय एक साथ आकर के इन लोगों ने बसपा को समर्थन दिया, जिसके बाद बसपा की सरकार बन पाई। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे कलराज मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विनय कटियार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। विनय कटियार ने बसपा के साथ हुआ जो गठबंधन था उसको उन्होंने जस्टिफाई करते हुए कहा कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये उस समय नारा खूब चला था, जो भाजपा और बसपा के गठबंधन के पक्ष में दिया गया था। ये बताया गया था कि क्यों बसपा और भाजपा का गठबंधन हुआ है। तमाम तरीके के सवालों को ये जवाब में इस नारे को दिया गया था। हालांकि मायावती ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की, पर जब अगला साल आया तो अगले साल यानी साल 2003 की शुरुआत बेहद हंगामेदार रही।
मायावती ने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा के तहत उन पर केस लाद दिया। हालांकि उन्हें पहले ही जेल में बंद किया जा चुका था और उनके ऊपर ये केस अतिरिक्त रूप से लाद दिया गया था। जो इसके पीछे का कारण बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जो मायावती की सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो 20 विधायकों ने राज्यपाल से मांग की थी, उसमें से राजा भैया भी एक थे। हालांकि धनंजय सिंह भी उसमें साथ में थे और वो राजा भैया के साथ ही ये गए थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा भैया को इसी जो ये मांग थी, इसी मांग के चलते उन पर मायावती ने पोटा लगाया। मायावती द्वारा राजा भैया पर पोटा लगाए जाने की घटना से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच विवादों ने जो विवाद थोड़े बहुत चलते थे वो और बढ़ करके सामने आए। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विनय कटियार ने राजा भैया पर पोटा हटाने की मांग मायावती से की, जिसको मायावती ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। मायावती ने स्पष्ट किया कि राजा भैया से पोटा नहीं हटेगा। बहरहाल ये जो विवाद था वो तब और बढ़ गया जब ताज हेरिटेज कॉरिडोर बना। उस समय प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में खींचतान जो है वो पूरी चरम पर पहुंच गई, जिसको लेकर के बाद में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फिर जो है केंद्रीय मंत्री पद से किसी को हटाए जाने की मांग कर दी। फिर उसके बाद इन्हीं सब ये जो विवाद थे वो बढ़ते चले गए। इन सब विवादों को लेकर के उन्होंने 26 अगस्त साल 2003 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई, फिर उन्होंने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को जब इस फैसले की जानकारी हुई तो वो सन्न रह गई। आनन फानन में लालजी टंडन के नेतृत्व में तुरंत ही जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक दल था जो राज्यपाल से मिला और उन्होंने बसपा से अपने समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंपा। 26 अगस्त को ही मुलायम सिंह यादव ने राज्यपाल से मिलकर के और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए जाने का दावा पेश कर दिया। हालांकि उनके पास उस समय तक पर्याप्त विधायकों की संख्या नहीं थी। राज्यपाल ने जो मायावती की सिफारिश थी विधानसभा भंग करने को, उसको ये कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि उनकी सिफारिश से पहले भारतीय जनता पार्टी का बसपा से समर्थन वापसी का पत्र उनको मिला था। 27 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक बड़ी घटना हुई। 13 विधायक बसपा से अलग होकर के राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के समर्थन का उन्होंने राज्यपाल को पत्र सौंपा। इसके बाद बसपा ने इस घटना पर ऐतराज़ जताया। बसपा ने ये कहते हुए ऐतराज़ जताया कि ये जो विधायकों ने जो किया है इसे स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना माना जाए और जो दल बदल कानून है उसका उल्लंघन माना जाए। ये कहते हुए इनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए। उन्होंने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से इसकी मांग की। तत्कालीन विधायक दल के नेता जो बसपा के थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके ही नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हालांकि केसरीनाथ त्रिपाठी ने इस मामले को उस समय डंप कर दिया था। 13 विधायकों का समर्थन जब मुलायम सिंह यादव को मिला तो उन्होंने तुरंत ही आनन फानन में 210 विधायकों की जो सहमत की एक सूची जो मुलायम सिंह यादव के पक्ष में थी वो राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री को सौंप दी, जिसके बाद 29 अगस्त 2003 को राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। ये जो घटना थी, अब इसमें अजीत सिंह का जो नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल थी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उसने भी उनको समर्थन दिया और ये सारे समर्थन जुटा करके इसके कुछ ही समय के बाद एक जो है इनकी जब ये मुख्यमंत्री बना दिए गए उसके कुछ ही समय के बाद बीएसपी के 37 विधायकों ने दारुल सफा में मीटिंग की और 6 सितंबर को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात करके उन्हें अलग दल के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की। उसी शाम विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी ने इसको अलग दल के रूप में मान्यता दे दी। लोकतांत्रिक बहुजन दल के रूप में इन बागी विधायकों को मान्यता मिली। मुलायम सिंह यादव के समर्थन में ये दल आ गया, बाद में इसका विलय भी हो गया था। फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार में उस समय जितने भी बसपा से बागी विधायक आए थे उन सबको मंत्री बनाया गया और 98 मंत्रियों का एक जंबो मंत्रिमंडल बनाया गया, जो अब तक के इतिहास में शायद सबसे बड़ा मंत्रिमंडल माना जाता है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी इस मामले को कोर्ट ले गई और सरकार जो थी वो कोर्ट में तारीख पर तारीख मांगती रहती थी, उसको केवल आगे बढ़ाना था।
फिर धीरे धीरे ये केस टलता रहा। विधानसभा में बहुमत के बाद भी मुलायम सिंह यादव जो थे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद पर केसरीनाथ त्रिपाठी को बने रहने दिया, उनको नहीं हटाया। हालांकि बाद में केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर 19 मई 2004 को केसरीनाथ त्रिपाठी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए। बहरहाल ये मामला कोर्ट में चलता रहा। फिर 12 मार्च 2006 को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। 37 विधायकों को जो अलग दल के रूप में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 13 विधायक हैं उन पर भी फिर से एक बार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाए। बहरहाल दोनों ही दलों ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसको दोनों ही दल सुप्रीम कोर्ट में, फिर दोनों पक्ष जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। मामला कोर्ट में चलता रहा। हालांकि कोर्ट के फैसले आने का कोई औचित्य बचा नहीं था। इन सारे केस के चलते चलते ही 14वीं विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और फिर अगली विधानसभा के चुनाव हुए साल 2007 में और उसमें बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये जो सरकार मुलायम सिंह यादव की बनी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी जब यदि चाहती तो विधानसभा भंग हो सकती थी, पर यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो था वो ही नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा के चुनाव हों। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक थे वो भी नहीं चाहते थे कि उन्हें फिर से चुनाव के लिए जनता के बीच में जाना पड़े, या वो ऐसी स्थिति में अपने को महसूस नहीं कर पा रहे थे। शायद इसी कारण भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि मुलायम सिंह यादव की सरकार बने। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने पर खुद लालजी टंडन ने यह बयान दिया था कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। बहरहाल इसके पीछे का एक बड़ा कारण और माना जाता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ये समझौता हुआ था कि 2004 में जब लोकसभा के आम चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। पर जब चुनाव के नतीजे आए तो सारी चीज़ें बिल्कुल, सारी तस्वीर ही बदल गई थी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में केवल 10 सीटें हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को उस चुनाव में 36 सीटें हासिल हुई थी। 36 सांसद यहां से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। बसपा को उस समय 19 सीटें, लोकसभा चुनाव में 19 सीटें हासिल हुई थी। बहरहाल इस चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया था, हालांकि सरकार का भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन किया पर वो सरकार में शामिल नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके जो कोर वोटर्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों के अलग अलग वोटर्स हैं। इसी कारण जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि समाजवादी पार्टी में की सरकार में सम्मिलित हों, जिससे वोटों में कन्फ्यूज़न हो। यही कारण रहा कि जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को चुनाव लड़ाया तो कल्याण सिंह के रूप में मुलायम सिंह यादव को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल इस चुनाव से, इस पूरी घटना से एक चीज़ स्पष्ट हो गई थी कि वर्तमान समय में भी जो तमाम तरीके की बातें होती हैं ए टीम बी टीम की, तो ये माना जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समय पड़ने पर जा सकती है, पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है वोटों का जो है कन्वर्ट होना। समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही जो दल हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि इनके वोटर दूसरे दलों के साथ शिफ्ट हो। बहरहाल अगले अंक में हम फिर 15वीं विधानसभा की बात करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।